नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो छत्तीसगढ़ कांकेर के भानु प्रतापपुर में विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद से ही भानु प्रताप की सीट खाली है। 5 दिसंबर को इस सीट के लिए मतदान होने हैं। चुनाव के ऐलान होने के बाद प्रत्याशी चयन के साथ ही दोनों पार्टियां चुनाव की तैयारियों में पूरे जोर शोर से जुट गई हैं। दोनों राजनीतिक दल बीजेपी कांग्रेस 2023 के पहले उपचुनाव के इस सेमीफाइनल को हर हाल में जीतना चाहेगी। भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट से स्वर्गीय मनोज मंडावी लगातार 2 बार से जीतते आए थे। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। 5 दिसंबर को होने वाले इस विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 17 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। इससे पहले कांग्रेस बीजेपी दोनों प्रत्याशी चयन को लेकर कवायद कर रही है। वहीं स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी ने चुनाव लड़ने का मन बनाया है और उन्होंने दावा करते हुए शिक्षक पद से इस्तीफा भी दे दिया है। प्रत्याशी चयन को लेकर मंगलवार को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी हुई। चुनाव लड़ने के लिए करीब 14 नाम चुनाव समिति के नाम सामने आए, जिसमें सावित्री मंडावी का नाम भी शामिल है और उनका नाम ही सबसे आगे चल रहा है। अब कांग्रेस इन 14 नामों को लेकर फिर सर्वे कराएगी और उसके बाद 15 नवंबर को चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशी का नाम तय किया जाएगा। वहीं कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरा दमखम लगाएगी। कांग्रेस को सहानुभूति वोट भी मिलने की उम्मीद है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल सहित पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव जीतने का दावा किया है। 14 नाम सभी को मुनिया जी को हमने सौंप दिया है पीसी ने और हाईकमान को अधिकृत किया है, तो उसमें वो निर्णय ले। सर्वे के आधार पर उन नामों पर विचार करेंगे, ये निर्णय लिया है और हमें लगता है 15 तारीख से पहले एक बार फिर से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस के अलावा भाजपा भी जीत के दावे के साथ भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए किसे प्रत्याशी बनाया जाए, इसे लेकर पार्टी और स्थानीय नेताओं से बातचीत कर रही है। प्रत्याशी चयन के लिए बीजेपी की ओर से 4 पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी आदिवासी आरक्षण के मामले को इस उपचुनाव में मुद्दा बनाएगी। भाजपा के नेता जीत के दावे के साथ कांग्रेस की जमानत जब्त होने की बात कह रहे हैं। अभी वर्तमान में भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। वहां की जनता कांग्रेस को जोरदार तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए अभी उपचुनाव में वहां वो निश्चित रूप से सबक सिखाए। कुल मिलाकर भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने अभी भानु प्रतापपुर के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत अभी से शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस विकास के कामों को लेकर भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में जनता के बीच जाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा आदिवासी आरक्षण के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या भानु प्रतापपुर की जनता इस बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा करती है या फिर भाजपा को मौका देती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे हमारे साथ बीजेपी नेता पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा, साथ ही कांग्रेस नेता अजय साहू, वहीं वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। राम अवतार तिवारी जी से पहला सवाल है, सर, अभी भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? जी, ये कौन है? देखिए, विधानसभा चुनाव विधानसभा उपाध्यक्ष के निधन के बाद रिक्त हुए सीट में हो रहा है। एंकर कौन है? कांग्रेस और भाजपा के बीच मुख्य मुकाबला होगा और क्योंकि इस समय ये 1 साल विधानसभा चुनाव बाकी है जी। विधानसभा चुनाव के पहले का ये आखिरी चुनाव है, इसलिए दोनों राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपनी पूरी शक्ति झोंक दिए हैं जी। पूरी शक्ति झोंक दिए हैं। अन्य पार्टियां हैं, आप पार्टी और जोगी कांग्रेस, वो किस तरह से भूमिका में आते हैं पता चलेगा जी। अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। जमीनी स्तर पर दोनों पार्टियां तैयारी कर रही है अपना, और ये जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है जी, उस क्षेत्र में कांग्रेस अपने परंपरागत तरीके से कांग्रेस के वोट बैंक है। इस वोट बैंक को छीनने की कोशिश में भाजपा लगी है और भाजपा लगातार वहां मेहनत कर रही है। दूसरी बात यह है कि उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको फायदा होता है, और जिन जगहों में अगर
विधायक कोई है, वो वहाँ विधायक है, वर्तमान विधायक, वो अगर निधन हो गया है जी। तो उनके परिवार को दे दिए तो सहानुभूति और लोगों के आकर्षण रहता है परिवार के प्रति और सहानुभूति रहती है, उसका फायदा होता है। दूसरी तरफ भाजपा का देखेंगे, भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिला हुआ है जी। आदिवासी आरक्षण का, तो उस आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा जाना चाहती है, जनमत संग्रह चाहती है जी। वो ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राज में आदिवासियों का आरक्षण कम हो गया है, आदिवासी की हितैषी नहीं है, ये आरोप जी। लगा रही है। और पिछले 6 महीनों से भाजपा की सक्रियता प्रदेश में बढ़ी है, उसकी रणनीति बढ़ी है, उसके कार्यकर्ताओं में अब नए तरीके से परिवर्तन के बाद जी। सक्रियता आई है। जी। तो ये चुनाव में दोनों पार्टी पूरी शक्ति झोंकेंगे, क्योंकि ये आखिरी चुनाव एक तरह से संकेत देगा कि जनमत किसके साथ है, कौन से मुद्दे कारगर है जी। और कार्यकर्ताओं को किस तरह सक्रिय किया जा सकता है, कार्यकर्ताओं की क्या सोच है, सरकार का जो योजना है उन योजना के धरातल में कितना पहुंच पाया है। बिल्कुल, राम अवतार तिवारी जी हमारे और साथ, दूसरी अजय तरफ साहू भी जुड़े हैं कांग्रेस से। कार्यकर्ता कितने खुश हैं जी। ये सब चीज वहां पर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आपके पास आऊंगी, उससे पहले हम चले जाते हैं कांग्रेस नेता अजय साहू जी के पास। अजय जी, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की पत्नी जो है सावित्री मंडावी जी, उन्होंने इच्छा जाहिर की है चुनाव के लिए, क्या उनको टिकट दिया जाएगा? देखिए कविता जी, कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण को लेकर के एक समिति बनाई जाती है, जिसकी आज पहली बैठक रायपुर में जी। प्रदेश के प्रभारी माननीय पीएल पुनिया जी की अध्यक्षता में वो बैठक हुई। उस बैठक में 14 नामों को सूचीबद्ध किया गया है। उस विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के 14 ऐसे लोग हैं जो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने सारे नामों को नस्तीबद्ध करके माननीय प्रभारी पीएल पुनिया जी को सौंप दिया है। अब उन नामों पर गुण दोष के आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय लेगी। उसमें निश्चित तौर पर उन 14 नामों में भानु प्रताप से विधायक रहे विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की पत्नी का भी नाम है। गुण दोष के आधार पर उसमें चयन किया जाएगा और जिस भी प्रत्याशी के नाम पर आलाकमान कांग्रेस हाईकमान कांग्रेस अध्यक्ष के माध्यम से जो मुहर लगाई जाएगी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसको जिताने की दिशा में काम करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं अजय जी, जो सावित्री जी है उन्होंने शिक्षक पद से भी इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं न कहीं सावित्री जी ने पूरा मन बना लिया है चुनाव लड़ने के लिए। देखिए, ऐसी परंपरा रही है कि अगर किसी विधानसभा सीट से अगर जो व्यक्ति निर्वाचित हुआ है और अगर बीच में उनका निधन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी पत्नी को देने की परंपरा भी रही है। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे समय में परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती रही है। इसी छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में उपचुनाव हुआ था, वहां पर उनकी मंडावी जी की पत्नी को उन्होंने टिकट दिया था वहां पर। तो इस तरीके की बहुत सारे उदाहरण हैं। निश्चित तौर पर प्राथमिकता रखी जाएगी, लेकिन उन 14 नामों पर विचार करने के बाद में जो नाम जीतने योग्य होगा उस नाम पर मुहर लगाई जाएगी। और हम सारे लोग इस चुनाव में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद में जितने उपचुनाव हुए हैं, उन सारे उपचुनावों को हमने जिस तरीके से लड़ा है उसी तरीके से लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पे, उनके चेहरे पे जो छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करती है, उस चेहरे पे को लेकर के हम जाएंगे। भूपेश बघेल जी की सरकार ने ग्रामीण अंचलों के लिए जो जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने 4 वर्षों में आदिवासी हितों के लिए जो काम किए हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कैसे किया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, हम अपनी कामों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर जनता हमारे काम पर, भूपेश बघेल जी के चेहरे पर, पंजा निशान पर मुहर लगा करके वो सीट जो कांग्रेस की थी वो कांग्रेस की झोली में पुनः आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। जी बिल्कुल। राम अवतार जी, आपसे सवाल है, जिस अनुसार अभी कहा अजय साहू जी ने कि पुरानी परंपरा है कि परिवार के लोगों को टिकट देना, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस पुरानी परंपरा दोहराएगी? उन्होंने एक बीजेपी का भी उदाहरण दिया। हालांकि देखिए, ये सारे राजनीतिक पार्टियों में लगभग हम कई दशकों के चुनाव के दौरान ये दृश्य देखने को मिलता है कि उनके परिवार को ही टिकट देते हैं, मगर कई बार इसके विपरीत भी काम हुआ है कि वहां पर अगर सक्रिय कोई और दावेदार है, मजबूत दावेदार है, जिसकी छवि अच्छी है,
तो उसको भी दिया गया है, क्योंकि एक नया नेतृत्व दिया जाए। उस परिवार से जो परिवार निधन हुआ है वो राजनीतिक है कि नहीं है, उस क्षेत्र में उनका क्या स्थिति, ये सब चीज देख के ही टिकट देने की प्रक्रिया की जाती है। पर उपचुनाव में ज्यादातर जो है ऐसे उपचुनाव में सहानुभूति काम करती है और लोगों के भी एक इच्छा रहती कि जिस परिवार को एक मौका मिला था 5 साल का, तो किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, तो एक मौका दिया जाए। तो ये एक परंपरा है, कोई एक उसका पालन हर बार हो ऐसा नहीं होता है। इस बार क्या होता है ये देखना है। अभी जिस अनुसार से नौकरी मनोज मंडावी की पत्नी ने छोड़ी है, उससे ये संभावना बढ़ गई है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि इसीलिए शायद वो नौकरी से इस्तीफा दिए हैं। दूसरी बात यह है कि भाजपा भी वहां पर बहुत मजबूती से सक्रिय है और जिस अनुसार से वहां पे उनके कार्यकर्ता है, सक्रियता है, कई दावेदार हैं, उनके भी उन दावेदारों के बीच खोजबीन की जा रही है कि किस तरह से मुकाबला किया जाए। चलो, ये विधानसभा उपचुनाव के अलावा जो आगामी 1 वर्ष बाद जो चुनाव होने वाले हैं, आम चुनाव, एक तरह उसकी भी तैयारी है ये है। बिल्कुल। उसके कार्यकर्ता में वहां पर क्या भूमिका रहेगी, पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, पार्टी कैसे मेहनत कर रही है और संदेश क्या जाएगा इस चुनाव से, कि लगातार जितने उपचुनाव हुए हैं उपचुनाव में कांग्रेस जीतती रही है। तो इससे उसकी कार्यकर्ता की, सरकार की, उसके संगठन की पीठ थपथपाई गई कि जनता में उनकी स्वीकार्यता है, संगठन की सक्रियता के कारण, नेतृत्व के कारण मुख्यमंत्री के चुनाव जीत रहे हैं। ये संदेश जा रहा है। इस संदेश को भाजपा रोकने में कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की स्थिति वैसी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। 15 सीटों में 14 सीटों में समटी हुई है, कार्यकर्ताओं में निराशा है। बिल्कुल। और नेतृत्व जैसे होना चाहिए, सक्रियता, वैसा सक्रियता अभी तक भाजपा में बन नहीं पाई है। तो इसके कारण उस चीज से भी भाजपा उबरना चाहती है और इसको विधानसभा चुनाव के पहले की तैयारी, सक्रियता और रणनीतियों का से पहुंचकर राम तिवारी जी, आपको रोकना चाहूंगी, पता करना चाहती है। आपको उसमें जनता क्या फैसला लेता है आगामी दिनों, ये देखना है। बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी नेता, पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा जी भी जुड़ गए हैं। विमल जी, सवाल आपसे है, भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने हैं, क्या रणनीति है बीजेपी की? देखिए, भानु प्रतापपुर में उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी कमर कस करके हर चुनाव के लिए तैयार है। हैदराबाद का उपचुनाव हुआ, कांग्रेस जीती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मेहनत के कारण कांग्रेस के मुख्यमंत्री को वहां 7 दिन तक लगातार दौरा करना पड़ा, वहां रहना पड़ा एक मुख्यमंत्री को। ये भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से लड़ा और आखिरी में कांग्रेस को जिला बनाने का वादा करना पड़ा ताकि वो सीट किसी भी हालत में उसकी झोली में जाए। ये एक प्रकार से कांग्रेस में निराशा को प्रदर्शित करता है। मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि बस्तर में, आदिवासी क्षेत्र में हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है और आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है आदिवासी भाइयों के आरक्षण का मुद्दा है, जिसको कांग्रेस ने अपने हिसाब से मोड़ने का प्रयास किया और कोर्ट में कांग्रेस ने आदिवासियों का नहीं रखा। 4 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को और कांग्रेस की सरकार ने कोर्ट में उनके मुद्दे को कहीं सही माध्यम से नहीं रखा और आज सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी कांग्रेस को वहां से स्टे नहीं मिला, स्टे नहीं ला सकी। इसलिए एक प्रकार का भयंकर आक्रोश जो है आदिवासियों में, पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रति है। इसको लेकर के वो आंदोलित भी है और अभी मेरे ख्याल से 15 तारीख को राजधानी में भी उनका प्रदर्शन है। पिछले कुछ दिनों पहले हर जिला केंद्र में एक भयंकर अच्छा प्रदर्शन जो है उन्होंने किया, जिससे कांग्रेस की सरकार हिली है। दूसरा बड़ा मुद्दा आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण का है कि जहां कांग्रेस की सरकार के आते ही ईसाई मिशनरियों ने चर्चों में एक प्रकार से आदिवासियों पर आक्रमण बोल दिया और जिसको लेकर के आज पूरे बस्तर में एक प्रकार का तनाव का माहौल है कि यदि कोई धर्मांतरित आदिवासी है
वो यदि ईसाई पद्धति से कुछ क्रियाक्रम करना चाहता है तो गांव के लोग पूरे आक्रोशित होकर के जो है जी। उसको रोकने के लिए जी, खड़े हो विमल जाते जी, यदि हैं। उपचुनाव और की फिर बात करें तनाव का माहौल जी, जो है विमल जी, यदि आगे उपचुनाव की बात जी। करें तो बीजेपी आदिवासी मुद्दा को लेकर उतरेगी उपचुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस प्रकार का धोखा कांग्रेस की सरकार सिर्फ आदिवासी नहीं पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण के लिए किया और वो जो है कोर्ट में जाकर के फेल हो गया। आज 10 बार उस आयोग की कार्यावधि बढ़ानी पड़ी, जिसको रिपोर्ट आज से 2 साल पहले दे देना था, लेकिन कांग्रेस के लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण के बारे में भी गंभीर नहीं है। इस प्रकार कांग्रेस जो है वो दिखावा कर रही है और बहुत बड़ा छल जो है कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ किया। उनका 12% आरक्षण है। चलिए विमल जी, आपके पास लौटूंगी। रमन सिंह की सरकार जी, विमल जी, आपके पास लौटूंगी। अजय साहू जी के पास हम चलते हैं, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, तमाम आरोप लगाए हैं विमल चोपड़ा जी ने, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के आती है। कहां धर्मांतरण हो रहा है? इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अब ये बात कर रहे हैं आरक्षण की, आदिवासियों के हक मारने की। तो आदिवासियों का सबसे अगर ज्यादा हक किसी ने मारा है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने मारा है, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने मारा है। जब आपको आरक्षण बढ़ाना था आदिवासियों का, तो आपने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का आरक्षण कम क्यों किया? आपने कम इसलिए किया क्योंकि आप आदिवासियों के प्रति सहानुभूति दिखा सके कि हमने आपका आरक्षण बढ़ाया है, और जिनका जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, वो कोर्ट जाकर के उसमें स्टे ले आए और आप डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स है वो छत्तीसगढ़ में करते रहे, जैसी आपकी फितरत है। आप पहले भी इसी तरीके का काम करते रहे और आगे भी आप इसी तरीके का काम करेंगे, इस छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। आपने ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, लेकिन कोर्ट को उस बारे में नहीं बताया। विमल चोपड़ा जी ये सारी बातें नहीं बताएंगे यहां पर। ननकी राम कंवर एकात्म परिसर में बैठ करके, भाजपा कार्यालय में बैठ करके पत्रकार वार्ता लेते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार थी, हमारी कमेटी बनाई गई थी, हमने जो सिफारिशें की, अगर उसको मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट के सामने नहीं रखा, कोर्ट को नहीं बताया, तो वो हमारे भी मुख्यमंत्री थे, मैं सरकार का हिस्सा था, मैं अब क्या बोलूं इसमें? उनके पास कहने को शब्द नहीं है। ननकी राम कंवर को एक बार आप लेके तो जाइए भानु प्रतापपुर, वहां के आदिवासी बताएंगे आपको कि आप लोगों ने किस तरीके का अत्याचार उनके साथ किया है। तो आदिवासी आरक्षण पर राजनीति करना बंद करिए। और हम कह रहे हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि इस प्रदेश के अंदर जो भी आरक्षण में जिसको जितना अधिकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार उसको पूरा अधिकार दे करके रहेगी, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते हैं, आप मुद्दों की राजनीति करिए। आप देखिए कि हमने किस तरीके से बस्तर में नक्सलवाद समाप्त किया, हमने किस तरीके से बस्तर में रोजगार के दरवाजे खोले, किस तरीके से वहां की जो बहनें हैं उनको स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार अजय साहू जी, आपको रोकना चाहूंगी। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ एमओयू कर रही है। ये सब संभव हो पाया है कविता जी, तो भूपेश बघेल जी के काम और उनके चेहरे के कारण। जी अजय जी, आपको रोकना चाहूंगी। विमल चोपड़ा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विमल चोपड़ा जी, आप जल्दी से बोलेगा, फिर हम राम अवतार तिवारी जी के पास चलेंगे। मैं अजय साहू जी बोल रहे हैं। ननकी राम कंवर जी की कमेटी बनी 4 साल से, आप रिपोर्ट दबा के रखे थे, आप क्यों नहीं कोर्ट में प्रस्तुत कर पाए उसको 4 साल से? क्या आपके हाथ के सामने वो रिपोर्ट नहीं आई थी? प्रशासन आपको बता नहीं सकता था? आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 32% आरक्षण दिया और आपने 4 साल तक उस ननकी राम की कंवर की रिपोर्ट को दबा के रखा और कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। आप उसकी बात कर रहे हैं। नक्सलवाद केंद्र की नीतियों के कारण खत्म हुआ है। रेडी टू ईट जो है उसमें महिलाओं का रोजगार आपने छीना और एक उद्योगपति को दिया है, इसलिए महिलाएं आपको माफ करने वाली नहीं। बस्तर का विकास रुका हुआ है, आज एक जगह आप विकास नहीं करा पाए। और धर्मांतरण बोल रहे हैं आप, अभी ज्यादा नहीं है, साहू समाज तक उससे त्रस्त है और साहू समाज ने भी धर्मांतरण के विरोध में रैली निकाली। अभी तक आदिवासी निकालते थे, लेकिन अब साहू समाज ने भी इस बात को लेकर के सरकार के प्रति आक्रोश जाहिर किया है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा है। पुरानी बस्ती में किस प्रकार का नाटक हुआ ये आप जानते हैं कि धर्मांतरण कराने वालों को छोड़ दिया गया, विरोध करने वालों को पकड़ लिया गया। और आज आए दिन बस्तर से खबर आ रही है कि धर्मांतरण के कारण वहां पर लोगों में सामाजिक तनाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इस बात को नकारने से कोई ठीक काम नहीं होने वाला। आपको बता दूं, नहीं तो कुछ दिनों में बंगाल, बिहार और कश्मीर की स्थिति छत्तीसगढ़ में होने वाली है। इस बात को आप ध्यान रखिए, राजनीति मत कीजिए, धर्मांतरण पे गंभीरता से विचार करके
धर्मांतरण को रोकने का काम कीजिए, नहीं तो यहाँ का सामाजिक जो अनुपात है वो बिगड़ा तो छत्तीसगढ़ जो है वो भी किस प्रकार से किन परिस्थितियों में जाएगा ये बताने की मेरे को जरूरत विमल नहीं जी, है। राम अवतार तिवारी जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राम अवतार तिवारी जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, उपचुनाव में वहां के लोकल मुद्दे रहते हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव होंगे जी, और इस उपचुनाव में वहां पर जो प्रत्याशी मनोज मंडावी जिनका निधन हुआ है जी, वो एक दबंग नेता थे, छात्र नेता से राजनीति में आए थे, सक्रिय थे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम किया। उनकी एक बड़ी वहां पर फौज टीम है, बिल्कुल प्रिय नेता रहे हैं वो। इसलिए वो चुनाव जो है उनके परिवार के इर्द गिर्द, उनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ये चुनाव होगा जी, स्थानीय मुद्दे वहां काम करेंगे जी, और उसमें भाजपा का क्या रणनीति रहती है, भाजपा का क्या आरोप रहता है, भाजपा किस तरह से वहां पर सफलता प्राप्त करती है, ये देखने लायक मुद्दा होगा। बस्तर का चुनाव है, आदिवासी क्षेत्र का चुनाव है, एक तरह से ये संकेत जाएगा कि बस्तर और आदिवासी इस उपचुनाव के जरिए क्या कहने वाला है, क्या करने वाला है और किस तरह की वहां की गतिविधियां हैं। जो आरोप लगाए जा रहे हैं जी, कांग्रेस के ऊपर, वो आरोप सच साबित हो पाते हैं, जी। परिणाम किस अनुसार से भाजपा के पक्ष में आ सकता है, ये भाजपा की क्या रणनीति रहती है, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस समय। इसको देखने लायक रहेगा क्योंकि चुनाव में धीरे धीरे करीब आ गया है प्रत्याशियों चयन, लगभग संकेत दोनों पार्टी के नेताओं को हो चुके हैं कि कौन लड़ेगा, उनकी जमीनी तैयारियां चल रही है। ऐसे में बाहरी दूसरे मुद्दे की अपेक्षा वहां पर स्थानीय मुद्दे या विकास के काम जो हो पाए, अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जी ने जब वहां उनके कार्यक्रम में गए थे मनोज मंडावी के, तो बहुत सारी घोषणाएं की है विकास के काम की। तो वो विकास का एक मुद्दा जो आरोप लग रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है उस इलाके में, तो उन्होंने विकास का एक कई सारा शिलान्यास कर दिया है। दूसरी तरफ जो भाजपा का नेचुरल जो नेतृत्व है, सक्रिय वहां पे नेता है, उनके बीच की क्या गुटबाजी है, वहां पर भाजपा के नेता कितने सक्रिय हैं, कौन मजबूत चेहरे को सामने ला पाते हैं और कैसे चुनाव लड़ पाते हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है वो एक सत्तारूढ़ दल जो सत्ता में उसका जन्म संग्रह है। तो जनता जो है सत्तारूढ़ दल के साथ जाती है कि विपक्ष के जो की सरकार है उस तरफ जाती है, जनता कितनी नाराज है सत्तारूढ़ दल से, स्थानीय विधायक से, वहां की रणनीतियों से, ये सब चीज जो है इस उपचुनाव के जरिए पता चलेगा। जी बिल्कुल। अजय साहू जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए कविता जी, अभी चोपड़ा जी ने कहा कि ननकीराम कंवर की कमेटी की रिपोर्ट हमने क्यों नहीं पेश की। जब इनकी सरकार थी उस समय ही उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको जब कोर्ट के सामने रखा गया तो माननीय न्यायालय ने कहा कि आपने जो हलफनामा दिया है उसमें आपने बताया ही नहीं है कोर्ट को कि हमने इस तरीके की कोई कमेटी बनाई है। तो जब आपने कोर्ट को ही अंधेरे में रखा है तो उस कमेटी का क्या औचित्य है, उसको हम संज्ञान में नहीं लेंगे। सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी का काम है झूठ बोलना, जोर से बोलना, एक साथ बोलना, ये इनकी फितरत है। ये बार बार कह रहे हैं कि स्थिति विस्फोटक हो जाएगी, स्थिति खराब हो जाएगी, जाति संघर्ष हो जाएगा, ऐसे ऐसे शब्दों का ये यहां पर उपयोग कर रहे हैं। तो मैं इसे पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा षड्यंत्र करने जा रही है कि जिससे छत्तीसगढ़ में की शांत जो आबो हवा है, यहाँ के जो शांत वातावरण है, उसको दूषित करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी और इनके जो लोग हैं वो कोई षड्यंत्र करने वाले हैं जो यहाँ पर जाति संघर्ष हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। और विमल जी, रही बात धर्मांतरण की, तो इस प्रदेश के अंदर कहीं धर्मांतरण नहीं हो रहा है, कहीं इस तरीके की चीजें नहीं है। ये सारी चीजें केवल भारतीय जनता पार्टी को तब नजर आती है जब वहां पर चुनाव होने लगते हैं। जब चुनाव की बात आती है तब ये भगवान राम की बात करते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तब ये गौ माता की बात करते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तब ये धर्मांतरण की बात करते हैं। विमल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? चुप होकर के बैठे रहते हैं और भगवान राम के नाम पर चंदा लेते हैं। 15 वर्षों तक इनकी सरकार थी कविता जी, 15 वर्षों तक प्रभु राम के नाम पर चंदा खाने वाले लोगों ने 10 वर्षों तक प्रभु राम का छत्तीसगढ़ में समय बिता है, कोई काम नहीं किया, केवल चंदा खाना। और कौन सा ऐसा षड्यंत्र है,
कौन सा ऐसा षड्यंत्र आप करने जा रहे हैं जिसके कारण छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति बनेगी? पहले इसका खुलासा करिए। आप चैनल में बैठ करके ये कैसे बोल सकते हैं? किस जिम्मेदारी के साथ आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जाति संघर्ष हो जाएगा? आप लोगों को चैनल में बैठ करके भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए चोपड़ा जी, आपको ये शोभा नहीं देता है। पूर्व विधायक है आप, चैनल में बैठ करके ये कामना कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जाति संघर्ष हो जाएगा। ये आपका चरित्र है, ये आपकी पार्टी का चरित्र है, इसी से आपको वोट मिलते हैं। आपने कहा छत्तीसगढ़ में जाति संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। अजय जी, आपने सवाल किया, चोपड़ा जी को जवाब दे दीजिए। चोपड़ा जी चलिए। इतना सफेद झूठ बोलते हैं कांग्रेस के लोग। ये आप सुन लिए, अभी उन्होंने पहले कहा कि नंदीराम कंवर की रिपोर्ट कोर्ट में रखी नहीं गई। अब ये खोद के निकाल दिए कि कोर्ट में रखी गई, तो कोर्ट ने कहा कि आपने कमेटी बनाई, हमको पता नहीं। अरे कितना सफेद झूठ अरे बोलोगे? आपकी पार्टी के नेता हैं, नंदीराम कंवर बुला के पूछते क्यों नहीं है? सुन लीजिए, नंदीराम कंवर को बुला करके पूछते क्यों नहीं है? मैं डॉक्टर जानता रमन हूँ सिंह जी कि मिलना आप तक लोग को मुनासिब नहीं ट्रेनिंग समझ दी रहे हैं जाती उनसे। है कि जब जवाब न हो तो सिर्फ चिल्लाओ। सुन लो, आपने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया? अभी जो कोर्ट में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के विरुद्ध जिसने अपील की थी, जिसने कोर्ट में केस लगाया, आपने उसको लगाया। बहुत कम है विमल चोपड़ा जी, क्लोज भाई उनकी समाज का आप आरक्षण कम करोगे तो समाज के लोग कोर्ट तो जाएंगे ही। इतना तो ज्ञान होना चाहिए आपको। आप किसी का हक मारोगे वो आदमी कोर्ट में नहीं है। आप ऐसा चाहते हो क्या चोपड़ा जी? जवाब चोपड़ा जी, वक्त बहुत कम है। हल्ला करो चोपड़ा जी, वक्त बहुत कम है। एक सवाल मेरा है आपसे। चोपड़ा जी, मेरा एक सवाल है, स्वर्गीय मनोज मंडावी जी की जो पत्नी है, उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वो हमारी बहन है, बहुत ही कम शब्दों में उनका पूरा सम्मान करते हैं जी, लेकिन चुनाव है। राजनीतिक दल की अपनी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। चुनाव में उनका पूरा सम्मान है, वो चुनाव लड़े एक बहन की तरह। हम एक भाई के का जो सम्मान रहता है वो पूरा सम्मान है। लेकिन जहां तक राजनीतिक मैदान की बात है, हम चुनाव में डट करके मुकाबला करेंगे। और वो एक सही बहन हमारी जो है वो गलत पार्टी में जा रही है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश से साफ हो रही है, आप उसमें मत जाइए, आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। यह हमारा उनसे आग्रह है। इस प्रकार जो है हम पूरे सम्मान के साथ जो है उस उपचुनाव को लड़ेंगे। जी बिल्कुल। राम अवतार तिवारी जी, लास्ट प्रतिक्रिया आपकी दे दीजिए। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इसमें सभी राजनीतिक दल स्वस्थ तरीके से अच्छे मुद्दे लेकर वहां पर जाएं और जनता के बीच अपनी बातें रखें, ताकि एक जुझारू, सक्रिय और उस क्षेत्र का न्याय कर पाए। जी। ऐसे उम्मीदवार को जिताने की जरूरत है, जो उस क्षेत्र का एक आदिवासी इलाका है, उस इलाके में जंगलों का इलाका है, उस इलाके का विकास हो पाए, उस क्षेत्र के विकास के लिए एक दमदार आवाज बन पाए। ऐसे लोगों को वहां के लोग वोट दें। दूसरी तरफ जो है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप के अलावा वहां स्वस्थ राजनीति की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो। वहां पर धन बल और प्रशासन और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की अपेक्षा वहां पर वास्तविक में जनमत संग्रह हो, लोगों का फैसला सही तरीके से आए, इस दिशा में वहां पर चुनाव हो तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय साहू जी भी और राम अवतार तिवारी जी आपके भी, और डॉक्टर विमल चोपड़ा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।